हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नलिनी पंत क्लासेस। मैं हूं आपकी टीचर नलिनी पंत और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस तक बताया था कि केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख ले। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा मेन जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है केमिकल इक्वेशंस का, कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है बच्चों। तो अब देखते हैं कि क्या है इसकी डेफिनेशन हमारी। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है ना, इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन ना एक मेथड है। सबसे पहले क्या है, ये मेथड है। किस चीज का मेथड है? रिप्रेजेंट करने का। रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसको रिप्रेजेंट करना है हमें? केमिकल रिएक्शन को, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ सिंबल, सिंबल्स की हेल्प से और फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है ना। अब किसी किसी सब्सटेंस का हम सिंबल लेंगे और किसी किसी का फॉर्मूला लेंगे। तो सिंबल एंड फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। किसका सिंबल एंड फॉर्मूला? उन सब्सटेंसेस का जो उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है। जो उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। तो क्या हो गया बेसिकली केमिकल इक्वेशन का मतलब? तो केमिकल इक्वेशन एक मेथड है, एक मेथड है जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? हम लोग सब्सटेंसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। सब्सटेंसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। कौन से सब्सटेंसेस? जो उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। अब किसकी हेल्प से करेंगे? सिंबल्स एंड फॉर्मूले की हेल्प से। तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले जैसे हमने नॉर्मल इक्वेशन, एक नॉर्मल जो हमने एक्सपेरिमेंट किया ना, तो उस एक्सपेरिमेंट को हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा तो जिंक मेटल reacts with dilute sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas। तो अब स्टेटमेंट पढ़ के तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई इसमें बोल रहा है वो कि जिंक मेटल रिएक्ट कर रहा है। किससे रिएक्ट कर रहा है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। और क्या बना रहा है हमारा? जिंक सल्फेट बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। लेकिन बच्चों अभी इसमें हमने कोई सिंबल का यूज नहीं किया, अभी इसमें हमने कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया। तो अब हम देखेंगे हम उसको करेंगे कैसे। सबसे पहले तो हमने इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया, किस में? हमने इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया वर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो अब वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? हमने देखा कि सबसे पहले कौन रिएक्ट कर रहा है? जिंक रिएक्ट कर रहा है। तो हमने इधर क्या लिख दिया? हम इधर लिख देंगे जिंक, ठीक है ना। फिर मैंने देखा किससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो किससे रिएक्ट कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। तो बेटा अब दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो दोनों के बीच में आ जाएगा एडिशन का साइन आ जाएगा, ठीक है। एडिशन का साइन हमने दोनों के बीच में लगा दिया कि भाई ये दोनों हमारे सब्सटेंसेस जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। फिर बेटा आ जाएगा एक एरो का डायरेक्शन। एरो के डायरेक्शन का मतलब है कि भाई अब हमारे प्रोडक्ट की बारी आ गई। एरो लगा दिया हमने तो अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है? उसने स्टेटमेंट में बता दिया, टू फॉर्म जिंक सल्फेट। तो सबसे पहले तो क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट। और साथ में क्या बन रही है? हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही। तो हाइड्रोजन हमने लिख दिया। तो ये ऐसे ये अभी अभी हमारा क्या है? ये भी अभी हमारी केमिकल इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। इसको भी अभी हम केमिकल इक्वेशन नहीं बोलेंगे जो हमने ऐसे लिखा है। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई वर्ड इक्वेशन। क्या हो गई? ये वर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। अब उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि भाई सिंबल क्या है जिंक का? जिंक का सिंबल होता है Zn, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या है हमारा? सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल है H2SO4। फिर जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है हमारा? जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन H2, हमें पता है हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है। तो अब जब इन सिंबल्स और इन फॉर्मूले की हेल्प से अब हम बनाएंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो पहले क्या था? जिंक था, तो हमने सिंबल लिख दिया जिंक का, ठीक है। फिर क्या था हमारा? फिर तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला इधर लिख दिया H2SO4। फिर
एज इट इज एरो का साइन हमारा आ गया कि भाई अब हमारी बारी हो गई प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में बन रहा था हमारा जिंक सल्फेट, तो मैंने लिख दिया जिंक सल्फेट का फॉर्मूला। फिर साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया हाइड्रोजन गैस का, ठीक है ना। तो अब जो ये हमारे इधर वाले जो ये सब्सटेंसेस हैं, ये क्या हो गए बेटा, ये तो आप सभी को पता है क्या है, ये रिएक्टेंट्स है। और इधर वाले एरो के बाद वाले जो सब्सटेंसेस हैं, ये भी हमें पता है क्या है, ये हमारे प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, वैसे तो मैंने आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बता दिया था, तो मैं इस एग्जांपल की हेल्प से अभी आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि द सब्सटेंसेस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट। तो वो सब्सटेंसेस जो कि कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, और या फिर रिएक्ट कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या हो गया इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में हमारे रिएक्टेंट हो गए जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब एक बात हमें हमेशा याद रखनी है केमिकल इक्वेशन बनाते हुए कि रिएक्टेंट जो हैं बेटा, रिएक्टेंट जो हैं यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो रिएक्टेंट जो है आर ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। कहाँ पे लिखे जाते हैं वो, इक्वेशन के हमेशा लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मैंने केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स को किस साइड लिखा है, मैंने उसको लेफ्ट साइड लिखा है। तो रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं, ठीक है। और उनके बीच में हम प्लस साइन का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये प्लस का साइन। अब द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन में जो हमारे न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं वो क्या है हमारे, वो होते हैं बेटा प्रोडक्ट्स होते हैं वो। अब इस इक्वेशन में हमारे, इस केमिकल इक्वेशन में क्या है प्रोडक्ट, इस केमिकल इक्वेशन में हमारा प्रोडक्ट है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो वो एग्जाम्पल का हमने यहाँ पे लिख दिया जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब जो बेटा ध्यान रखने वाली बात ये है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमेशा किस साइड पे लिखे जाएंगे, वो हमेशा लिखे जाएंगे राइट हैंड साइड पे। यहाँ भी केमिकल इक्वेशन में हमने राइट हैंड साइड में लिखा गया। और रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं, उनके बीच में भी क्या आता है हमारा, प्लस का साइन आता है। अब आई होप आपको इस एग्जाम्पल की वजह से, हेल्प से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम ये एरो का साइन लगाते क्यों हैं, ये भी जानना एक बारी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये एरो भाई केमिकल इक्वेशन में क्यों लगाते हैं, क्या मतलब है इसको लगाने का। तो ये एरो साइन, ठीक है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड, जो एरो साइन है जो हमारा राइट साइड में यानी कि प्रोडक्ट की साइड में इंडिकेट कर रहा है, इस पुट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इसके बीच में लगाया जाता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के बीच में। और ये पॉइंट किसकी तरफ को करता है, राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट की साइड पे पॉइंट करता है, ठीक है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट द सब्सटेंसेस रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, सॉरी, ठीक है। इस पुट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के बीच में लगाया जाता है। दिस एरो इंडिकेट्स, ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा, ये एरो इंडिकेट कर रहा है दैट द सब्सटेंसेस रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो सब्सटेंसेस हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, आर कंबाइनिंग, वो क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। और हमें क्या दे रहे हैं, वो सब्सटेंसेस जो हमने राइट हैंड साइड में लिखे हैं। सिंपल सा इस एरो का मतलब ये है कि भाई जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंसेस लिखे हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं या फिर रिएक्ट कर रहे हैं, और हमें क्या दे रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब इन सब बातों से हमें क्या समझ में आया, हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक केमिकल इक्वेशन होती है, एक शॉर्ट हैंड मेथड है, वो क्या है, वो शॉर्ट हैंड मेथड है, किसको रिप्रेजेंट करने का, केमिकल रिएक्शन को, ठीक है ना। तो दिस इज अ शॉर्ट हैंड मेथड, शॉर्ट हैंड मेथड है, लंबा ना खींचने की बजाय शॉर्ट हैंड में हमने उसको केमिकल इक्वेशन को लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। सो अब सबसे पहले हम बैलेंस इक्वेशन के बारे में देखते हैं कि वो होती क्या है। A balanced chemical equation has an equal number of atoms, उनमें क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। दोनों तरफ
किस तरफ, दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के। मतलब जो भी एलिमेंट, जो भी सब्सटेंस हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होता है ना, जो रिएक्ट कर रहा होता है, वो इक्वल होगा उन सब्सटेंसेस के, उन एलिमेंट्स के जो प्रोडक्ट्स में फॉर्म होंगे। दोनों के नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के इक्वल होंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल से आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हमने एग्जांपल जो अभी हमने लिया था वही दोबारा से ले रहे हैं। Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब हम इसमें देखते हैं, समझते हैं कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इक्वेशन को। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं हम जिंक के कितने एटम्स है दोनों तरफ। ठीक है, नंबर ऑफ जिंक एटम्स बोथ दी साइड्स। तो रिएक्टेंट्स में भी एक है जिंक एटम और प्रोडक्ट में भी आप देखोगे बेटा तो एक है हमारा जिंक एटम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन एटम। तो मैंने दोनों तरफ क्या लिख दिया, 1 1 लिख दिया। अब हाइड्रोजन एटम देखते हैं, इधर कितना है हाइड्रोजन एटम, 2 है, और इधर भी हमारे प्रोडक्ट साइड में भी कितना है, 2 है। दोनों तरफ मैंने लिख दिया 2 2। ठीक है, अब सल्फर एटम देखते हैं। रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1 है, 1। प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1। ठीक है, अब ऑक्सीजन एटम को देख लेते हैं। ऑक्सीजन एटम यहाँ पे कितने हैं, 4 है बेटा, और यहाँ पे भी कितने हैं, 4। तो यानी कि हर एटम, हर एलिमेंट दोनों तरफ क्या है, बराबर है। जिंक अगर रिएक्टेंट में 1 है तो प्रोडक्ट में भी 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन अगर रिएक्टेंट में 2 है तो प्रोडक्ट में भी 2 है। ठीक है, सल्फर अगर रिएक्टेंट में 1 है तो प्रोडक्ट में भी क्या है, 1 है। और ऑक्सीजन अगर रिएक्टेंट में 4 है तो प्रोडक्ट में भी क्या है, 4 है। अब इससे हम लोग क्या वो निकाल सकते हैं कंक्लूजन, जो हमने ऊपर पढ़ा वही सेम कंक्लूजन, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा है मैंने, कि अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल मासेस। क्या होता है उसमें, मास क्या होता है, इक्वल मासेस होते हैं। किसके इक्वल मासेस होते हैं, वेरियस एलिमेंट्स के। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में जो वेरियस एलिमेंट्स हैं उनके क्या होते हैं बेटा, उनके होते हैं इक्वल मास। ठीक है, अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है भाई, अब बैलेंस में अगर हमारे एटम्स इक्वल होंगे तो आप नाम से ही समझ सकते हो कि अनबैलेंस में क्या होंगे, एटम्स हमारे इक्वल नहीं होंगे उसमें बेटा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में हमारे इक्वल नहीं होंगे। एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज unequal number of atoms, has unequal number of atoms। दोनों तरफ क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एटम नहीं होगा हमारा। ठीक है, अनइक्वल होंगे। और 1 और मोर एलिमेंट्स, एक का भी हो सकता है अनइक्वल, या उससे ज्यादा एलिमेंट्स का भी क्या हो सकता है, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ हो सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल जो हम सबको पता है इक्वेशन वाटर फॉर्मेशन की, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है ना, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो अब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में अगेन मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन एटम है 2 और प्रोडक्ट साइड में भी कितने हैं, 2। मैंने दोनों तरफ क्या लिख दिया, 2 2। ठीक है, अब ऑक्सीजन एटम कितने हैं रिएक्टेंट में, 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में कितना है बेटा, प्रोडक्ट में 1 है। तो यहाँ पे आ गया रिएक्टेंट में 2 और यहाँ पे आ गया 1। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये हो गई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट जो है वो 1 ही है। ठीक है ना, अब इसी का मैं आपको आगे एक सिंपल सी डेफिनेशन और दूंगी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब बच्चों, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ पहले अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की ही, कि एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज अनइक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अभी हमने पीछे एग्जांपल देखा था, तो उससे उसी से हमने शॉर्ट में लिखा है कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होती है, अनइक्वल मासेस होते हैं। ठीक है, वेरियस एलिमेंट्स के, जो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में हमारे होते हैं। तो अब जैसे हमारा जो एग्जांपल था H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, हमने सिंपल सा ये एग्जांपल लिया था।
लेकिन इस इक्वेशन को देख के हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा एक ऑक्सीजन एटम तो डिस्ट्रॉय हो गया हो, खत्म हो गया हो, ठीक है ना, क्योंकि भाई प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कितने थे, 2 थे, अब प्रोडक्ट में हमारा एक ही है, तो 2 से 1 हो गया भाई। क्या ये डिस्ट्रॉय हो गया है? क्या ये डिस्ट्रॉय हो गया? बट ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक रीजन की वजह से, और वो रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना, वो रीजन है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय होने का तो सवाल ही नहीं उठता, एटम के डिस्ट्रॉय होने का केमिकल इक्वेशन में कोई वो ही नहीं है, मतलब तुक ही नहीं बनता, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या है जिसने इस कॉन्सेप्ट को हमारे गलत ठहरा दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बोल रहा है ये हमें कि मैटर, बेटा क्या बोल रहा है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि जो हमारा मैटर है, हमारा मैटर है वो ना तो बनाया जा सकता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात ये स्टेटमेंट ने बोल दी, जिस वजह से हमारा ये अजम्पशन कि भाई क्या ऑक्सीजन एटम डिस्ट्रॉय हो गया, वो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहीं से ना हमारा बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं। अगर अनइक्वल नंबर ऑफ मासेस हैं भी या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो हम लोग उसको क्यों बैलेंस करते हैं, यहीं से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो बेटा हम लोग केमिकल इक्वेशन को इसलिए बैलेंस करते हैं ताकि हम लोग इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सके, उसको संतुष्टि दे सके कि ले भाई तेरी बात भी हमने रख ली, ठीक है। द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसीलिए हम केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं बेटा, बैलेंस करते हैं। और अब सबसे पहले हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, फिर मैं आपको बैलेंस करना जो है ना इक्वेशन को वो अच्छे से सिखाऊंगी, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो यहाँ से अब आपका मेन टॉपिक एकदम स्टार्ट हो रहा है, तो दिमाग खोल के देख लेना। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है ना, वो प्रोसेस जिससे हम लोग नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स को क्या बना देते हैं, इक्वल बना देते हैं, ठीक है। कहाँ पे इक्वल बना देते हैं भाई, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन में, ठीक है ना। बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन क्या हो गई भाई, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स को क्या कर देंगे, इक्वल बना देंगे, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इस मेथड से ना बेटा, इस प्रोसेस से, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से हम लोग सिंपल इक्वेशंस को भी पता बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है बेटा, वो ना हमारा एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। मतलब इसमें जो है ना हम खूब तुक्के लगाएंगे, खूब तुक्के लगाएंगे और कोई एक तुक्का हमारा वो बैठ जाएगा। अब इसको हम अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे कि भाई बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सो अब इसका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं, पहले उससे समझते हैं, फिर उसके और क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो हमने वही सिंपल सा जो हमारा एग्जांपल है वाटर वाला वो ले लिया, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। इसमें पहले तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम लोग चेक करेंगे कि दोनों तरफ कितने एटम्स हैं, ठीक है ना, हर एलिमेंट के कितने कितने एटम्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। तो H एटम रिएक्टेंट में अभी कितने हैं, 2 हैं, प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 हैं, और प्रोडक्ट साइड में 1 है, ठीक है। अब मैंने देखा कि इधर तो है ऑक्सीजन 2 है और इधर है 1, ठीक है ना। तो मैंने प्रोडक्ट को कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, ताकि ऑक्सीजन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है।
ताकि ऑक्सीजन हमारा इक्वल हो जाए। तो अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया 2H2O। क्या हो गया 2H2O। अब देखते हैं कि हमारा जो है रिएक्टेंट साइड में क्या होगा, प्रोडक्ट साइड में क्या होगा। अब बेटा हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बात याद रखनी कि हमने उस मल्टीप्लाई का जो नंबर है वो कहाँ पे लिखना है, हमेशा उस इक्वेशन उस फॉर्मूले के आगे लिखना है। ऐसे नहीं लिख देना कि भाई H2O2, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, H4O2 ऐसे नहीं लिख देना, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। हमने कैसे लिखना है, हमने आगे लिख देना है, ठीक है। तो अब हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने कितने आइटम से देखते हैं। हाइड्रोजन के कितने हो गए बेटा 2, ठीक है। प्रोडक्ट्स में कितने हो गए 4, 4 कैसे हो गए 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 ऑलरेडी था उस पे, ठीक है, और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 दा 4। अब ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के तो बेटा 2 और 2। तो अब हमारा ऑक्सीजन तो अब हम देख रहे हैं इसमें कि हमारा ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन अब कहाँ पे गड़बड़ हो गई, अब हो गई हाइड्रोजन वाले केस में गड़बड़। सो अब दोबारा से हम लोग हिट एंड ट्रायल का मेथड यूज करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया। अब एक और बार ही करना पड़ेगा हमें। अब मैं देख रही हूँ कि भाई प्रोडक्ट में तो 4 है हाइड्रोजन, तो अब मैं सोच रही हूँ कि भाई रिएक्टेंट में भी हम कुछ ऐसे मल्टीप्लाई कर दें कि रिएक्टेंट में भी हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाए 4 हो जाए उसके एटम। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, ठीक है। तो मैंने 2 से इसको कर दिया मल्टीप्लाई, सिर्फ हाइड्रोजन को, किसको, हाइड्रोजन को, ताकि हाइड्रोजन हमारा 4 हो जाए क्योंकि 2 ऑलरेडी है और 2 2 जा 4, ठीक है। तो अब रिएक्टेंट साइड में कितने हो गए हमारे हाइड्रोजन 4 हो गए और प्रोडक्ट साइड में भी 4 हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो ऑक्सीजन कितने हो गए प्रोडक्ट साइड में 2। तो ये है बेटा हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड बैलेंस करने का केमिकल इक्वेशन को। मैं इसके आपको और क्वेश्चन देते हैं, हम इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टूडेंट्स अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं बैलेंसिंग के। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए अभी फिलहाल 4 एग्जांपल लिखे, इससे भी आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं हमारे, ठीक है। Mg कितना है इसमें, इसमें Mg है 1 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितना है 1, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। तो अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा इक्वल नहीं है तो मैं क्या कर दूंगी इसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब ये क्या बन गई Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, ठीक है ना, 2Mg हो गया। अब मैं देखती हूँ कि भाई रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 है Mg, ठीक है, इधर Mg कितना है 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अगेन अब मैं देख लूँ मैग्नीशियम में गड़बड़ हो गई तो अब मैं क्या करूँगी रिएक्टेंट में मैग्नीशियम को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, ठीक है। तो अब क्या हो गया 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, ठीक है, 2MgO हो गया ये। अब देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने हैं। थोड़ा मैंने स्पेस कम रखी है तो थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ, आई होप आपको दिक्कत ना हो, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। Mg कितना है 2 और इधर भी Mg कितना है 2, है ना। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया 2। तो ये हो गई बेटा हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन BCE, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और सेकेंड एग्जाम्पल जो है बेटा मेरा वो इसका है, ठीक है। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखते हैं इसमें रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने कितने आइटम्स हैं हमारे। जिंक के कितने हैं 1 1 1 1, हाइड्रोजन के कितने हैं 1, हाइड्रोजन के 2, ठीक है। क्लोरीन के कितने हैं 1, क्लोरीन का कितना है 2, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों में गड़बड़ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का हमारे प्रोडक्ट में कितना है 1 है, ठीक है, और क्लोरीन के भी
हाइड्रोजन का कितना प्रोडक्ट में 2 है, सॉरी हाँ, हाइड्रोजन का कितना प्रोडक्ट में 2 है और क्लोरीन के भी कितने प्रोडक्ट में 2, लेकिन रिएक्टेंट में 1 1 है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि भाई दोनों ही 2 2 है इधर और इधर दोनों एक साथ है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, जिंक प्लस 2HCl गैस ZnCl2 प्लस H2, ठीक है, ये हो गई। अब चेक कर लेते हैं एक बार कि भाई हमारी बैलेंस हो गई या नहीं हो गई, ठीक है। तो अब जिंक के कितने 1 1 1 1, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना है 2, हाइड्रोजन के कितने हैं 2, ठीक है। अब क्लोरीन के चेक कर लेते हैं, क्लोरीन भी 2 है हमारा और क्लोरीन भी इधर भी 2 है। तो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन पे आ जाओ। आई होप आपको अब कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा एग्जाम्पल के साथ, ठीक। तो अब इन आर इन पी हम लोग चेक कर लेते हैं। Fe कितना है इसमें 1 है, Fe इधर कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 3। अरे यहाँ तो दोनों ही गड़बड़ है भैया, दोनों के दोनों गड़बड़ है, ठीक है। 1 है आयरन और यहाँ पे आयरन है 2 और यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन है 2 और इधर प्रोडक्ट में है 3। तो अब मैं सोच रही हूँ कि हम लोग ऐसे किससे मल्टीप्लाई करें। इधर इधर आयरन कितना था बेटा 2 था ना, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आयरन को इधर रिएक्टेंट साइड में भी, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3, ठीक है। Fe2O3 हो जाएगी, है। तो आप देखते हैं इन R इन P कितने हो गए 2 हो गए 2 हो गए, इधर कितना हो गया 2 और इधर हो गए 3। लेकिन अभी भी हमारी तो भाई ऑक्सीजन में भी गड़बड़ है, आयरन तो हो गया एक बारी को ठीक, ऑक्सीजन में भी गड़बड़ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इधर ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से, ठीक है। और इधर हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि इधर भी ताकि ऑक्सीजन के 6 हो जाए, 3 2 जा 6, और इधर भी ऑक्सीजन के कितने हो जाए 6 हो जाए। तो अब देखते हैं कि अभी भी हमारी ठीक है कि नहीं है भाई। CO2 गिव्स 2Fe2O3, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, नहीं तो फिर हम फिर से ठीक करेंगे, क्योंकि बेटा ये होता ही हिट एंड ट्रायल मेथड है, एकदम से आपको आंसर नहीं मिलेगा, बार बार चेक भी करना पड़ता है। तो Fe का है 2, इधर Fe के कितने हो गए 4 हो गए, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 6 और इधर ऑक्सीजन 6। अब हमारी थोड़ी गड़बड़ हो गई आयरन वाले केस में, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं देख रही हूँ कि इधर तो आयरन 4 है और इधर आयरन हमारा 2 है। तो अब यानी कि मैंने जो इधर ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था ना, ये मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। तो अब मैं क्या करूँगी भाई, इसको हम 2 से ना मल्टीप्लाई करके किससे करेंगे हम लोग 4 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, ताकि आयरन कितना हो जाए हमारा 4 हो जाए। तो अब हमारी इक्वेशन क्या होगी 4Fe प्लस 3O2 गिव्स 2Fe2O3। अब एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कोई गड़बड़ ना हो जाए कहीं, ठीक है। Fe में कितने हैं इधर, Fe के कितने आए रिएक्टेंट साइड में 4, Fe कितने हो गए प्रोडक्ट साइड में 4 हो गए बेटा, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है इधर 6, ऑक्सीजन इधर भी कितना हो गया 6। तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो हमें चाहिए थी, ठीक। अब लास्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं, फिर मैं कुछ होमवर्क में दे दूंगी आपको, तो आप ट्राई जरूर करना। तो अब इसमें देख लेते हैं इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, एल्यूमिनियम कितने हो गए 1, एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन इधर 3। सो अगेन ये 2 एंड 3 वाला थोड़ा गड़बड़ है कॉन्सेप्ट, तो और ऊपर एल्यूमिनियम का भी 1 एंड 2 वाला। तो अब पहले हम देखते हैं, हम इसी को पहले करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है ना, नहीं तो फिर पता चले कि ऊपर वाले की तरह इसमें भी गड़बड़ हो गई। तो अब इधर मैं देख रही हूँ इधर 3 है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इधर 2 है तो मैं इसको 3 से कर देती हूँ, अगेन वही ताकि हमारे क्या हो जाए
6 ऑक्सीजन के एटम हो जाए, ठीक है। तो एल्यूमिनियम कितना हो गया, ये हो गई हमारी एल्यूमिनियम प्लस 3O2 2Al2 ऑक्सीजन हो गया 3। अब देख लेते हैं एक बारी इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। एल्यूमिनियम के कितने हो गए 1, एल्यूमिनियम का 2, ऑक्सीजन के 6, ऑक्सीजन के 6। अभी भी जो थोड़ी गड़बड़ है वो हमारी है एल्यूमिनियम में बेटा। तो मैं इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, ताकि इधर भी 2 आ जाए और इधर भी हमारा 2 आ जाए। तो 2Al प्लस 3O2 यस 2Al2, ठीक है, ये आ गए हमारे O3। अब इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट एक बारी चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम कितना है 2, एल्यूमिनियम कितना है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इधर कितना हो रहा था बेटा, ये मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ा। इधर आ रहा है हमारा 4, एल्यूमिनियम कितने हो गए 2 2 था 4, और इधर कितने हो गए, इधर 1 ही था, ठीक है, बाद में मैंने। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको 2 से ना करके क्या कर दूंगी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो इधर 4 आएगा, ठीक है ना, ये मेरी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी मैंने। तो इधर आ गया हमारा 4 और इधर भी क्या आ गया हमारा 4। एल्यूमिनियम क्या हो गया 4, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। तो अब ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ऐसी ही अच्छी और वीडियोस देखने के लिए, टीचिंग वीडियोस देखने के लिए, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और बायो को भी क्लियर करने के लिए मेरे चैनल पे ज़रूर बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।